राज्य के संदर्भ में हमेशा से यह प्रश्न विचारणीय रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के विकास के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने राज्य की उत्पत्ति को लेकर दैवीय शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर व्यापक चर्चा की थी। आज हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का प्रादुर्भाव या राज्य का जन्म कैसे हुआ, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान, जैसे प्राचीन काल के विद्वान हैं, जिसमें हम मनु, कौटिल्य जैसे विचारकों के विचारों को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मनु जहाँ मानकर चलता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय शक्ति का परिणाम है। उनका मानना था कि प्रारंभ में कोई राज्य नहीं था, चारों ओर अराजकता का वातावरण था। तो ऐसे अराजकता का अंत करने के लिए ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा। इसी तरह जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ के विचारकों के द्वारा भी दैवीय शक्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत चर्चा का विषय रहा था। कौटिल्य ने भी सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया और उधर हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारक भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि पहले कोई राज्य नहीं था, मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और प्राकृतिक अवस्था में कुछ न कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए समस्त मनुष्य एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने राज्य नामक संस्था का निर्माण समझौते के माध्यम से किया। इसी तरह जब हम राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे, तो मार्क्स कह रहा है कि राज्य का निर्माण केवल एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति के लिए किया गया है। लेकिन हम यदि इन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ इसमें सही नहीं है। यह मानना मुश्किल है कि राज्य ईश्वरीय शक्ति का परिणाम है या फिर एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। इस संदर्भ में गार्नर का कहना है कि राज्य ना तो ईश्वर की कृति है और न किसी उच्च शक्ति का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की सृष्टि है और न परिवार का विस्तार मात्र। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ साथ राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न कालों में विभिन्न विचारकों के द्वारा इस संदर्भ में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए। वर्तमान समय में जो सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है वो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है किसी एक तत्व के द्वारा या किसी एक सामाजिक सिद्धांत या किसी एक विशेष घटना के कारण नहीं हुआ है, वरना सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना सभी के द्वारा सामूहिक रूप से राज्य का विकास किया गया है। आज इस लेक्चर में हम राज्य के विकासवादी सिद्धांत को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि जो राज्य का विकासवादी सिद्धांत है वो यह मानकर चलता है कि जो राज्य है वो विकास का परिणाम है। इसका निर्माण मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था और अच्छे जीवन के लिए यह आज भी चल रहा है। इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। तो इस कारण से, क्योंकि राज्य विकास का परिणाम है, तो इस सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। तो देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है वो विभिन्न बिंदुओं को इसके लिए उत्तरदायी ठहराता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो राज्य के उत्पत्ति या कह लीजिए राज्य के विकास के परिणाम हैं। क्योंकि जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो यह मानकर चलते हैं कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से क्या एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसने कभी भी अकेले जंगलों में
अकेला जीवन व्यतीत नहीं किया है, वो हमेशा से समूह में रहता आया है। और क्योंकि मनुष्य समूह में रहता आया है और मनुष्य की इस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण राज्य के निर्माण में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक संगठन का मौलिक आधार रक्त संबंध होता है, क्योंकि जब मनुष्य समूह में रह रहा था तो मानव सामाजिक प्राणी है, समूह में रह रहा है, तो सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि मानव ने अपना परिवार बनाया, यानी कि उनके परिवार थे, पति पत्नी और बच्चे। और परिवार का ये रूप धीरे धीरे विकसित होता गया, परिवार से अनेक परिवार बनते चले गए। हम पढ़ रहे हैं राज्य का विकासवादी सिद्धांत, तो ये विकास का परिणाम है कि एक परिवार, दो परिवार और कई परिवार बनते चले गए। परिवारों से गोत्र और गोत्र से किसकी उत्पत्ति हुई? कबीले की, यानी कि उनके ग्रुप बन गए। एक ही परिवार, एक ही गोत्र के लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहने लगे। मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध ने समाज का निर्माण किया और समाज ने विस्तृत रूप से राज्य का। तो यह माना जाता है कि राज्य के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी है वो कारण है रक्त संबंध, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अकेला अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जैसा कि अरस्तु ने भी कहा है कि जो मनुष्य जंगल में रहता है या तो वो देवता है या फिर पशु, मनुष्य अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्रवृत्ति होने के कारण सबसे पहले परिवार का निर्माण हुआ, फिर कई परिवार बने, परिवारों से गांव बने, गांव से नगर राज्यों का निर्माण हुआ। तो रक्त संबंध है ये राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका इन्होंने अदा की है। सेकंड जिस कारण को वो मानकर चलते हैं वो धर्म। मनुष्य क्योंकि परिवारों में रह रहा था, परिवारों ने आगे चलकर कबीले और गांवों का रूप धारण कर लिया था, तो उनका जो कुल कह लीजिए वो एक था, उनके रीति रिवाज एक थे। ठीक है, तो यह माना जाता है कि रक्त संबंध की तरह ही धर्म का भी राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। गेटेल ने कहा है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। देखिए, यह माना जाता है कि प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप थे। एक था उनका प्राकृतिक रूप और दूसरी थी उनकी पितृ पूजा। पहले विज्ञान से वो कोसों दूर थे। परिवार में जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो उनके पूर्वज थे, उनकी वे पूजा करते थे। और जो उनके कुल देवता थे वो सभी कबीलों के एक ही कुल देवता थे, क्योंकि परिवार ही एक ही परिवार कई परिवारों में आगे उनका विकसित रूप हुआ था उनका। तो जब सभी परिवार, जहाँ हम कह सकते हैं कि कबीले का जो कुल देवता था वो एक था, उसके पीछे कारण क्या था कि जो सबसे वृद्ध व्यक्ति था वो उस परिवार का या उस कबीले का वो मुखिया था जिसकी वो पूजा करते थे। उसकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजा भी की जाती थी। ठीक है, तो धर्म के इस रूप ने परिवारों को एकता के सूत्र में बांधा। जो एक ही वंश या रक्त से संबंधित होते थे उनके कुल देवता भी एक हुए, जो उनके पुरखे या पूर्वज कहलाते थे। और धर्म का दूसरा रूप क्या था? प्राकृतिक रूप। प्राकृतिक रूप में क्या था कि क्योंकि विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनकी पूजा देवताओं के रूप में की जाने लगी, जैसे सूर्य देवता, वायु देवता, इंद्र देवता। तो व्यक्ति पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण की उपासना करने लगे और एक ही शक्ति के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ संबंध उत्पन्न हुआ, मैत्री भाव उत्पन्न हुआ और जो आगे चलकर राज्य का आधार बना। तीसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की है वो है मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य क्या है? सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और जो उसकी समूह में रहने की आदत है उस आदत ने ही राज्य के निर्माण में अहम भूमिका अदा की है।
समाज में साथ साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और स्वार्थगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए, तो इन विवादों को दूर करने के लिए एक संप्रभु सत्ता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। और वो संप्रभु सत्ता क्या थी? वो राज्य के रूप में उदय हुई। जब मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, उनके विचार अलग अलग हैं, उनकी इच्छा शक्ति अलग अलग है। स्वभाव से यह माना जाता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और वो चाहता था कि वही उस कुल का मुखिया बने। तो आपस में यह मानना तय कि उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो ऐसी अवस्था में समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का उदय हुआ। नेक्स्ट कारण जो माना जाता है उत्तरदायी, वो है शक्ति। क्योंकि जब मनुष्य समूह में एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हित, उनके विचारों में आपसी टकराहट होती है, जो समाज में अराजकता का वातावरण पैदा करती है। मनुष्यों पर आधिपत्य स्थापित करने, संघर्ष एवं आक्रमण की प्रवृत्ति भी मनुष्यों की मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में यह प्रवृत्तियां बहुत अधिक सक्रिय थी। कृषि व्यवसाय की उन्नति के साथ जब लोग निश्चित स्थानों पर बस गए तो उनके बीच में एक संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। और जब संपत्ति की धारणा का उदय हुआ तो संपत्ति के साथ साथ जो दूसरी भावना वो थी प्रतिस्पर्धा की भावना, कि ये मेरा है, अधिक से अधिक मेरा है। और व्यक्ति बलपूर्वक दूसरे की संपत्ति को हथियाने लगा, तो जिससे व्यक्ति का ना तो जीवन सुरक्षित रहा, ना ही उनकी संपत्ति सुरक्षित रही। तो ऐसी स्थिति में या इन परिस्थितियों का अंत करने के लिए भी राज्य अपने आप या स्वयं अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियां। देखिए, राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी विशेष योगदान है। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि ने राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों की भूमिका को स्वीकार किया है। और मार्क्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति मात्र है। यह माना जाता है कि आदिम काल में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य में यह भावना आने लगी कि जिस जगह पर वह रहता है वो जगह उसकी है। ठीक है, यानी कि एक विशेष भूमि पर उसने निवास करना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया। और फिर पशुपालन अवस्था में मनुष्य पशु पालकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन उनका जीवन वो भ्रमणशील था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फिर धीरे धीरे कृषि का आविष्कार हुआ। नए नए यंत्रों के माध्यम से कृषि को और अधिक विकसित किया गया और साथ ही संपत्ति अधिक से अधिक मेरे पास होनी चाहिए, ऐसी भावना का विकास हुआ। और यही जो भावनाएं हैं, ये जो स्थितियां थी, वो आगे चलकर राज्य के रूप में विकसित हो गई। यानी कि समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य स्वतः ही शक्तिशाली होते चले गए। और लास्ट और महत्वपूर्ण बिंदु आता है राजनीतिक चेतना। क्योंकि मनुष्य है, यदि स्वभाव से वो एक सामाजिक प्राणी है तो उसे एक राजनीतिक प्राणी भी कहा जाता है। राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब व्यक्ति किसी निश्चित प्रदेश पर बस गए तो उनके द्वारा अपने आजीविका के स्थायी साधन प्राप्त कर लिए गए, तो उनकी नियम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि किन नियमों कानूनों के द्वारा उस सत्ता को संभाला जाए। तो यह कहलाती है वो राजनीतिक चेतना। और इस राजनीतिक चेतना ने राज्य के निर्माण और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका अदा की। तो ये थे राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, जो यह मानकर चलते हैं
कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे विकास का परिणाम है। और यह विकास किस रूप में हुआ कि सबसे पहले मनुष्य ने अपने परिवार बनाए और वो परिवार गांवों में बदले, गांव नगर राज्य, और नगर राज्य को हम आज राज्य के विस्तृत रूप में देखते हैं। इसके पीछे कोई प्राकृतिक शक्ति या दैवीय शक्ति नहीं है और ना ही यह कोई सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि स्वतः ही राज्य का विकास होता चला गया। आज जिस राज्य में हम रह रहे हैं, निवासी हैं, वो राज्य विकास का परिणाम है।